पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पदार्थ की अवस्था, वो भी किसके आधार पर? भौतिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अणुओं की व्यवस्था बनाई है ठोस की। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ठोस के अणु क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। द्रव के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं? थोड़ा और दूर होते हैं, मतलब अधिक दूरी पर होते हैं। क्लियर? अगर इसके अणु जो हैं एकदम नजदीक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो गति नहीं कर सकते। और इसके अणु देखो बीच में गैप है, गैप है बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ गति कर सकते हैं, यानी इसमें गतिज ऊर्जा होती है। और गैस, इसके अणु बहुत दूर दूर है, यानी इसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। इसके अणु क्या करते हैं? ये कंपन करते हैं, लेकिन ये इसके अणु क्या करते हैं? गति करते हैं। इसके अणु क्या करेंगे? गति करेंगे, लेकिन इसके अणु क्या करेंगे? कंपन करेंगे। और इसके अणु जो एकदम पास पास हैं, इसी कारण से ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। यहाँ पर इसके अणु दूर दूर हैं, इसलिए इसके आयतन तो निश्चित रहेगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है ये, तो इसका आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं रहेगा। गैस अवस्था में अणु इतने दूर दूर हैं कि ना तो इसका आयतन निश्चित रहेगा और ना ही आकार निश्चित रहेगा। क्लियर? अब हम यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो ठोस अवस्था में आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ पर क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। कारण क्या है? कि इसके अणु पास पास है, तो एक क्रिस्टल बना लेंगे, एक जाल बना लेंगे, इसलिए ठोस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्या निश्चित होगा? यहाँ पर केवल आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर क्या निश्चित होता है? आयतन। क्लियर? यहाँ पर केवल क्या निश्चित होता है? आयतन। और यहाँ पर क्या होता है? दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। यहाँ पर आकार और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। यहाँ पर आयतन निश्चित होता है, यहाँ पर दोनों अनिश्चित होते हैं। कारण क्या है? बस इसके अणु। आए समझ में? घनत्व। अब हम बात करें घनत्व पर। जिसके अणु जितना ज्यादा पास रहेंगे, उसकी डेंसिटी उतना ज्यादा होगी। सपोज करो यहाँ पर ठोस है, इसका एकदम पास पास है, पास होने की वजह से एक सॉलिड बन जा रहा है, जिसमें इसका घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। और द्रव अवस्था में अणु थोड़ा दूर है, तो घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। और गैसीय अवस्था में अणु अधिक दूर है, तो यानी घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर ठोस अवस्था में लिखेंगे घनत्व अधिक होता है। अधिक होता है। घनत्व क्या होगा? अधिक होता है। लेकिन द्रवावस्था में घनत्व कम होगा। घनत्व कम होता है। और गैसीय अवस्था में घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व बहुत कम होता है। आए बात समझ में? अब हम बात करेंगे संपीड़ता। संपीड़ता के बारे में बात करेंगे कि संपीड़ता है क्या। देखो, संपीड़ता उसे कहते हैं जैसे किसी अणु में हम दाब लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दें, यही हमारा क्या कहलाता है? संपीड़ता कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ठोस के अणु एकदम पास पास है,
तो यहाँ पर किसी दाब के माध्यम से इनको और नजदीक लाया नहीं जा सकता, इसलिए ठोस हमारे क्या होते हैं, असंपीर्ण होते हैं। तो यहाँ पर संपीड़ितम लिखेंगे ठोस में, इसको क्या लिखेंगे हम, असंपीर्ण होते हैं। असंपीर्ण होते हैं, इनमें संपीड़ता गुण नहीं पाया जाता। किस लिए, क्योंकि इस पे प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, इसका पास पास है, इसलिए क्या होते हैं, ये असंपीर्ण होते हैं। और द्रवावस्था और थोड़ा थोड़ा दूर है, यानी ये कुछ मात्रा में क्या होते हैं, संपीर्ण होते हैं। यहां पर लिख सकते हैं यानी कुछ संपीर्ण होते हैं। और गैस अवस्था वाले अणु जो होते हैं, गैस अवस्था में होता है, ये क्या होते हैं, संपीर्ण होते हैं। क्योंकि देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं गैस अवस्था के अणु क्या होते हैं, ये संपीर्ण होते हैं, संपीर्ण होते हैं। क्या होते हैं, संपीर्ण होते हैं। कारण क्या संपीड़ता का, इसके अंदर, क्योंकि गैस के अंदर हम जानते हैं कि गैस के अंदर अणु इतने दूर दूर होते हैं। जैसे सपोज करो सिलेंडर में हम गैस भरते हैं, तो गैस को जब दाब लगाकर जब भरते हैं सिलेंडर के अंदर, तो अंदर जाकर वो गैस क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो यही गुण क्या कहलाएगा, संपीड़ता कहलाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जैसे ही दाब लगाएंगे तो इसके अणु और नजदीक आएंगे, और जब अणु इसके नजदीक आ गए तो कैसी अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई। तो कैसी अवस्था हो गई हमारी, द्रव अवस्था हो गई। और इसी के गुण को क्या बोलते हैं हम, संपीड़ता बोलते हैं। सपोज करो जैसे सिलेंडर में हम गैस भर रहे हैं और उसको इतनी ज्यादा प्रेशर में भरेंगे कि उसके अणु और नजदीक आ जाएंगे, तो जो गैस हम भर रहे हैं वो बदल किस में जाएगी, वो द्रव में बदल जाएगी। आई बात समझ में, संपीड़ता बारे में समझ गए। अब हम समझेंगे अणुओं के मध्य में ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है। देखो इनमें ये अणु क्या करते हैं भाई, इनमें गैप नहीं है, तो अणु क्या करेंगे, अणु कंपन करेंगे। अणु क्या करेंगे, ठोस के अणु कंपन करेंगे, ठोस के अणु क्या करेंगे, कंपन करेंगे। अब द्रव के अणु में क्या है, हमको यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, तो द्रव के अणु में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। द्रव कण में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन अणुओं के बीच में क्या पाया जा रहा है, गैप पाया जा रहा है, स्थान पाया जा रहा है, रिक्त स्थान पाया जा रहा है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है। और इसी कारण से जो द्रव हमारा बह सकता है, इसी कारण से द्रव हमारा क्या होता है, बह सकता है। जैसे पानी है, पानी को ऐसा फेंक दो, पानी बह जा रहा है, कारण क्या है, पानी के अणुओं के मध्य में जो रिक्त स्थान पाया जा रहा है वही, उसी कारण क्या होता है, पानी बहता है। वही सेम होगा किसमें, गैस में। तो गैसों के अणुओं के मध्य में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर। तो आज हम समझे पदार्थ की अवस्था में, वो भी भौतिक आधार पर, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, और इसके जो रिजल्ट हैं क्या क्या हो सकते हैं, हमने उसके बारे में समझा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पदार्थ की अवस्था, यहाँ पर भौतिक आधार पर थी, हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक आधार पर।